नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सर पर है, तो मुझे खुद अपनी तैयारी भी करनी पड़ रही है। और हर बार की तरह वही होता है, थोड़ा सा जॉब, फैमिली, हर तरह का प्रबंधन आवश्यक है। तो जैसा कि अभी आपके सामने ये दो किताबें रखी हुई हैं, एक है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा है सामान्य ज्ञान जीके। ये लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें बेसिकली खासकर इस किताब को पढ़ने से आपको जो है पीटी में जो भी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें बहुत सहायता मिलती है। छोटे स्तर का एग्जामिनेशन जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर आप इस किताब को अगर थ्रू आउट कुछ चीज़ें जो इसमें पुरानी हो गई उसको छोड़कर थ्रू आउट अगर आपने पढ़ा है, पूरी तरह से पढ़ा है, और उसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ के गए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको जो है एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। ये इस किताब के बारे में आप लोग परिचित होंगे। मैं काफ़ी दिनों से इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ और ये स्पेक्ट्रम दोनों का मैं आज एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए, जिसका वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ उसकी बात करते हैं। इसकी बात मैं इसके वीडियो में करूँगा। इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। अब देखिए, ये लूसेंट की किताब है और ये लूसेंट का नोटबुक है। 30 दिनों में ख़त्म करने का हमने टारगेट लिया था। दिन तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन 30 क्लासेस में मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। आज 26वां या 27वां दिन है, देख लेते हैं आज कौन सा दिन है इसका। आज जो है, आज 26वां दिन है। देखिए, पूरा मैंने समरीज लिखा है। डे 1 में हमने कितना पढ़ा, मैं थोड़ा सा इसको वाइड कर देता हूँ। डे 1 में हमने कितना पढ़ा, डे 2 में हमने कितना पढ़ा, अभी थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर हो जाएगा। डे 1 में हमने कितना पढ़ा, डे 2 में कितना पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो है देखिए, पूरा डे 4 में हमने पढ़ा, डे 5, डे 6, डे 7, ऐसे करते करते आज हम पहुंच गए हैं डे 26। डे 26 में क्या है भैया, हम लोग पहुंच गए हैं साइंस में। और साइंस में जो है वह है लूसेंट की। अगर हम बात करें तो लूसेंट में डे 26 में क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको कैमरा को ही मैं सीधा कर देता हूँ। ये देखिए, डे 26 में लिखा हुआ है लूसेंट में जो है 257 पेज से 267, ये क्लियर पता नहीं क्यों, हाँ अभी आ गया, 257 से 267। और नोट्स में देखिए, नोट्स में 201 से 209 पेज का बुक नोटबुक जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ। लूसेंट में अगर देखा जाए तो कहाँ है 256 पेज, ये 256 नंबर पृष्ठ है, जीव विज्ञान का ये भाग है। कैमरा थोड़ा मेरा हिल रहा है, मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये है पेज नंबर 256, देख सकते हैं हम 256, और 256 से 267, 10 पेज हम लोग लेके चलते हैं। 300 पेज ऑलमोस्ट है पढ़ने के लिए इस बुक में, तो 30 दिनों का टारगेट था। तो चलिए, बिना समय गया हुए कैसे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है जरा इस नोटबुक में देखते हैं। ये पूरा देखिए, पूरा नोटबुक अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैप वैप सबकी सहायता से मैंने पूरा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी वगैरह सब कुछ इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आपने अगर नहीं देखा है पहले के वीडियोस तो आप चले जाइएगा। कहाँ पर जाना है आपको जाना है सीधे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। लूसेंट का पूरा प्लेलिस्ट, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आज है डे 26। आज है डे 26 और डे 26 में हम लोग जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो 9 पेज में है, ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है लूसेंट का जिसमें
ऐसा कोई शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया होगा। हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो मैंने लिखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लूसेंट को छांट देते हैं, छोड़ देते हैं, लूसेंट में जो साइंस होता है उसको, क्योंकि बहुत उनको लेंदी लगता है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पादप रोग। पादप से कहने का अर्थ होता है पौधे। जी हाँ, पादप से कहने का अर्थ क्या होता है, पौधे। तो पौधों में जो है दो तरह के रोग होते हैं, एक होते हैं विषाणु जनित यानी वायरस से, एक होता है जीवाणु जनित यानी जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से होता है। दो तरह के रोग जो हैं ज़्यादातर पौधों में होते हैं। तो पहले हम विषाणु जनित रोगों पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, वैसे प्रश्नों पे जो हमेशा कोई ना कोई परीक्षा के पार्ट बनते रहे हैं। अब जैसे देखिए, तंबाकू का मौजिक रोग, जिसको हम लोग टीएमवी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये तंबाकू का मौजिक रोग क्या है। इसमें क्या होता है कि तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें उसका फल क्या है, उसकी पत्तियां हैं, पत्तियों से ही तो तंबाकू मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है, तो हरापन खत्म हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अंततः गल जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो तंबाकू का मौजिक रोग ये वायरस के कारण होता है और पत्तियों का क्लोरोफिल इसमें नष्ट हो जाता है। इसका उपाय क्या है, तो जितने भी प्रभावित पौधे हैं, अगर पहली बार में जो भी कुछ पौधे आपको दिखें जिसमें इस तरह की बीमारी है, उसको इकट्ठा करिए, उखाड़ के लाइए और जला दीजिए। छोड़ देंगे तो ये संक्रामक रोग है, ये सबको फैला देगा। एक हो गया पोटैटो मौजिक। पोटैटो मतलब आलू, है ना। इसमें क्या होता है कि आलू का जो पौधा होता है वो जितना बढ़ेगा अंदर फल भी उतना ही अच्छा होता है, लेकिन बढ़ने के लिए पत्तियों का होना जरूरी है, पेड़ के पोषण के लिए पत्तियों का होना जरूरी है। तो यहाँ भी पत्तियों में क्या होता है, चितकबरापन हो जाता है या पत्तियाँ बौनी पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें भी जो है, ये भी जो है वायरस के कारण होता है। बंकी टॉप ऑफ, ये इसमें क्या होता है, पौधे ही बौने हो जाते हैं या पत्तियों के ऊपर जो है पत्तियां मुड़ जाती हैं, गुलाब की तरह गुलाबवत जो है एकत्रित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद देखिए रंग परिवर्तन, पूरी पत्तियां पीली हो जाएंगी या फिर सफ़ेद हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे रोग थे जो कि वायरस के कारण होते हैं पौधों में। अच्छा, जीवाणुओं के कारण कौन से रोग होते हैं, तो आलू में ही शैथिल रोग होता है। एक रोग होता है आलू का शैथिल रोग, जिसको हम लोग रिंग रोग भी बोलते हैं, रिंग रोग। इसमें क्या होता है, संवहन तंत्र प्रभावित होता है। संवहन क्या होता है, तो पौधों में जो है पानी और खाना, जब पत्तियां भोजन बनाती हैं, तनों से होते हुए जड़ों तक पहुंचती है, पौधों को जो है पोषण मिलता है, तो वो संवहन तंत्र जो है जिसके बदौलत पौधे का भोजन पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, उसी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जाइलम एक है, जाइलम जो जल का संवहन करता है, जल का ट्रांसफर करता है, उस पर जो है भूरा रिंग बन जाता है, जिसकी वजह से वो मार्ग प्रभावित हो जाता है। उसके बाद तो ये नाम याद रखिए आप लोग, आलू का शैथिल रोग जीवाणु के कारण होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये पत्तियों पर जालियां बन जाती हैं, आपने देखा होगा। धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंकर, गेहूं का टुंडू रोग, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फसलों में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने इसमें समाहित की हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी देखे गए हैं कि ये बीमारी वो बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, 4 गो तत्व ऑप्शन में दे देगा, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, उसको बताना है। तो जान लीजिए कि कौन से कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी कमी से जो है रोग होते हैं, और ज़्यादातर जो केस पाया जाता है उसी को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। जैसे देखिए जस्ता की कमी के कारण क्या होता है, आम में भी समस्या आती है, बैगन में लिटिल लीफ, धान में खैरा रोग, ये सारी समस्या आती हैं। तांबा की कमी से क्या होता है, नींबू में डाई बैक आता है, नींबू में लिटिल लीफ की समस्या आती है। तो ये सब बीमारियां जो हैं तांबा की कमी से होती है। बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है मटर में मार्स रोग या सलजम में वाटर कोड की
कमी के कारण जो है ये मैग्नीज की कमी के कारण ये रोग होते हैं। वनस्पति शास्त्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। हमेशा आपने अगर आप परीक्षा दिए होंगे कभी ना कभी, तो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर जो है उसमें आया होगा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में भी आए हुए हैं और लूसेंट में हैं। लौंग जो होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ये तो मैंने ही 2 बार फेस किया है ये प्रश्न। केसर का मसाला ये कहाँ का पौधे का कौन सा भाग है? तो पौधे का वर्तिकाग्र भाग है। ये पौधे का कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र भाग। हेरोइन वो जिससे लोग नशा करते हैं, जिससे ड्रग्स बनता है, तो हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से आता है। कुनैन जो है सिनकोना नामक वृक्ष रहता है, उसके छाल से कुनैन निकलता है। पत्ती का लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है? ये कैरोटीनाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग। अच्छा, ये भी प्रश्न कभी कभी आता है कि 2 या 4D क्या है? तो ये खरपतवारनाशी है। ये दवा का नाम है। इसको डालने से पौधे के साथ जो अनवांछित घास उग जाती हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, जंगल उग जाता है, वो खरपतवार उनको बोलते हैं। उनका नाश करने के लिए केमिकल यूज किया था जिसका नाम है 2,4-D। विश्व में सर्वाधिक तेज बढ़ने वाला जलीय पादप कौन सा है? इसका नाम है जल हायसिंथ। इसका नाम है जल हायसिंथ। ये ऐसा पौधा है जो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता है और ये जलीय पौधा है, स्थलीय अलग है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? यो है यूकलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट जो है 120 मीटर होती है और इसे रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। तो रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो सिकोया वृक्ष प्रसिद्ध है, जो कि विश्व में सबसे लंबा पेड़ होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी लेमना है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो इसका नाम है कोकोडीमर। 12 इंच इसका व्यास होता है। सोचिए कितना, 1 फीट का व्यास, इतना बड़ा गोले जैसा होता होगा। सबसे छोटा बीज आर्किड है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। यहाँ पे लगभग जो है बहुत ही मिलीमीटर में इसका व्यास होता है, बहुत ही छोटा फूल होता है। तो इतना आप लोग को ये पेज समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है बायोलॉजी में। देखिए, हम लोग पादप रूप से पहले चलते चलते पाचन तंत्र पहुंच जाएंगे, मनुष्य के रोग तक पहुंच जाएंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि 9 पेज मैं एक ही बार में धधरा के रट दूँ या सीधे पढ़ दूँ, तो ये भी एक समस्या है। ये तो कोई भी कर सकता है। अब कोई चीज़ को समझना है और धैर्य रखते हुए सभी चीज़ों को पढ़ना है। बड़े से बड़ा किताब खत्म हो जाता है दोस्तों, और आपको याद भी रहता है। चलते हैं आगे। पेज नंबर 202, 201 से 209 तक हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। इसका डायमीटर होता है 1 मीटर, यानी व्यास 1 मीटर। सोचिए कितना बड़ा, उस फूल पे आप सो सकते हैं, इतना बड़ा फूल होता है। तो सबसे बड़ा पुष्प जो है कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा होता है? वह होता है साइकस। सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा होता है? साइकस। और ये सबसे बड़ा जीवित नर युग्म है, या सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल का। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम का। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम का। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी आखिर में मतलब क्या वर्ड है ये पारिस्थितिकी? तो परिस्थिति से बना हुआ है। आप अपने चारों ओर के जो वातावरण है जिसमें आप जीते हैं, रहते हैं, और एक दूसरे से आपका संबंध जो है, जैसे कि हम सभी निर्भर हैं पौधों पे। पौधों पे उनसे फल मिलता है, उनसे हमें फसलें मिलती हैं, तो हम जीते हैं। हम पे निर्भर है जानवर, हम जो खाएंगे उनमें से उनको देंगे, या फसल उगाएंगे तो उनको देंगे। तो एक दूसरे पर जो निर्भरता है, आपसी संबंध है, उस वातावरण को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। उस वातावरण को देखिए, जीवों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ये
परिभाषा मैंने आपको क्यों बताई? ये परिभाषा मैंने आपको इसलिए बताई ताकि कभी कभी ये दे दिया जाता है, बोलते हैं अब इसको क्या नाम देंगे, है ना। तो ये पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये शब्द कहाँ से आया? तो इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो टेंसले ने किया था। किसने कहा था? टेंसले ने। जर्मनी के वैज्ञानिक थे ये, मेरे ख्याल से। अब पारिस्थितिकी में जो है, अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक में एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक जो उत्पादन करता है और उपभोक्ता जो भोग करता है, उसको यूज करता है। तो उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, ये लोग जितने भी हरे पौधे ये लोग उत्पादक हैं, ये निर्भर नहीं है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और उपभोक्ता उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब उपभोक्ताओं में 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। समझ जाइए, उपभोक्ता दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। 3 तरह के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं पौधे खाने वाले, जैसे कि पौधे खाने वाले में से मान लीजिए हिरन हो गया। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। हिरन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। कोई एक जानवर का नाम दे देगा, बोले बताइए कौन सा उपभोक्ता है। अब गाय का नाम दे दिया तो गाय क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर का नाम दे दिया, शेर क्या है? शेर तीसरा उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो कैसे है? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो पौधे खाने वाले, और जो पौधे खाते हैं उनको जो खा जाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता है। जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली, है ना। अब देखिए, चूहा बेचारा दाना खाता है और चूहों को बिल्ली खा जाती है और बिल्ली को शेर मार देता है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो चूहा हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया? बिल्ली हो गई, और तृतीयक उपभोक्ता शेर हो गया। तो कितना जो है ये, अगर आप जान गए कि उसका भोजन किस प्रकार से उसको मिलता है, तो आप ये डिसाइड कर पाइएगा प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है। कभी कभी जानवर का नाम दे दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरा में आता है प्राथमिक को भोजन बनाते हैं, जो लोग प्राथमिक को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया। इसको भी जो खा जाते हैं अंत में वो शेर और बाघ, ऐसे कुछ जानवर। ठीक, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, मानव क्या है? मानव 2 तरह का उपभोक्ता है, प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है। जैसे मानव जो है, एक तो पौधा खाता है, साग सब्जी सब पौधे खाते हैं, तो प्राथमिक हो गए। और मानव जो है मुर्गे भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, तो द्वितीयक में भी आ गए। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो है मानव है। अब कोई मानव को कोई शेर या बाघ जंगल में खा गया तो शेर और बाघ तीसरे नंबर के हो गए। ठीक, अब यहाँ पे अपघटक में आते हैं कवक और जीवाणु। ये अपघटक है, मतलब उत्पादक उपभोक्ता तीसरा है अपघटक। अपघटक में कवक और जीवाणु ये जो हैं ये अपना भोजन खुद जो है किसी पे डिपेंड होते हैं या नहीं भी होते हैं, ये दोनों में आते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, हम पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं तो इस पे हर तरह के रिसर्च करने के लिए या हर तरह से जो है इस पर विचार करने के लिए एक विज्ञान केंद्र बनाया गया है इससे संबंधित, जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो ये समझ में आ गया। हम चलते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, प्रदूषण के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रदूषण देखिए कौन कौन से प्रदूषण हो सकते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। अच्छा, मैं ऐसे ही ऊपर से ही आपको अगर एक बार समझाने का प्रयास करूं, मैं इन सबको डिटेल में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? ताकि इन सब के बारे में हमें पता है। जैसे देखिए, वायु कैसे प्रदूषित होती है? गंदी चीज़ों को जलाने से या कोई भी चीज़ को जलाने से उसका धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, उससे वायु प्रदूषित होती है। या फिर एसी चलता है या फिर रेफ्रिजरेटर चलता है, सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जल कैसे प्रदूषित होती है? जल में कूड़ा कचरा मल मूत्र बहाने से जल प्रदूषित होती है। मृदा कैसे प्रदूषित होती है? तो मिट्टी है, नहीं, मिट्टी भी प्रदूषित होती है। उसकी क्षमता पर भी असर पड़ता है जब उसमें अत्यधिक कीटनाशी हम लोग उपयोग करते हैं, अवांछित चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को मिट्टी में गाड़ देते हैं, वो कभी सड़ता नहीं है, मिट्टी दूषित हो जाती है। तो यहाँ मिट्टी का प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे आप लगातार हॉर्न जला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो वहाँ ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, सही ध्वनि हमें मिल नहीं रही है। नाभिकीय रिएक्टर से या नाभिकीय सेल, कुछ भी प्रक्रिया जो नाभिकीय अभिक्रिया से संबंधित है, उनसे जो भी वातावरण को नुकसान पहुंचता है वो नाभिकीय प्रदूषण में आता है। तो इस प्रदूषण के बारे में
ये प्रदूषण कैसे होती हैं इनको हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग को ऐसे ही जानना चाहिए। अब कुछ संस्थान हैं, जैसे देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दोनों तो नई दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में, बड़ा जंगल है तो देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा। भारतीय वन अनुसंधान, वन के लिए जो रिसर्च होते हैं वो देहरादून में होते हैं, लेकिन उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, जो ऑलरेडी हैं उनकी सुरक्षा, उनका बचाव, तो हर तरह का प्रबंधन जो है कहाँ का संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। वन उत्पादक केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? कोलकाता में है। इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पे। अब इसी में बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है कि भोपाल में कौन सा गैस का लीकेज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हुआ था। ये एक जहरीली गैस है। समय था 3 दिसंबर 1984। ये दिन आप लोग याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984। इसमें भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से कई 100 लोग जो है मारे गए थे। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत है? अभी यहाँ 2.5 से 3% स्वच्छ जल है। बाकी जो है कहिए कि साढ़े 97 से जो है 97% जो है वह दूषित जल है। इसलिए जल का बचाव करना चाहिए। नदियों में जल प्रदूषण की जांच ऑक्सीजन की मात्रा से करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, मतलब नदी ज़्यादा प्रदूषित है। नाभिकीय प्रदूषण में रेडियो एक्टिव किरणों द्वारा जो है नाभिकीय प्रदूषण होता है। प्राणी विज्ञान, तो ये हम लोग पारिस्थितिकी पढ़ ली है ना। अब आते हैं प्राणी विज्ञान में। जंतुओं और उनके कार्यकलापों का अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग प्राणी विज्ञान बोलते हैं। संसार के जितने भी जीव हैं वो 2 भाग में बटे हुए हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशीय, हम लोग बहुकोशिकीय में हैं। संसार के समस्त जीव 2 भाग में बांट दिए गए। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो अभी ये 204 पेज आप लोग देख रहे होंगे। एक्चुअली एक पेज छूट गया था मुझसे, 203, तो इसलिए पहले मैंने 204 के बाद ये 203 है, दोनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसको, जब आप लिखिएगा तो 203 पेज में इसको लिखिएगा। तो बात कर रहे थे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में। तो कभी कभी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, एक जीव का नाम दे दिया रहेगा, बोलेगा बताइए कौन से संघ में आता है। कई तरह के संघ होते हैं, जीवों को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो जानते हैं कुछ जीवों के बारे में। संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आपने नाम सुना होगा। प्रोटोजोआ एक संघ का नाम है, एक जीव वर्ग का नाम है जिसमें कई तरह के जीव आते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, सिंगल सेल वाले जितने जीव हैं, सारे प्रोटोजोआ में आते हैं, संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। तो जहां एक कोशिकीय आ जाए वो प्रोटोजोआ में है। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है, जितने भी स्वतंत्र और परजीवी हैं। परजीवी किसको बोलते हैं? जो अपने पोषण के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो जितने भी स्वतंत्र जीव हैं और परजीवी हैं वो सभी जो हैं संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। और जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, इन सब के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो सारे जीव किस पे आते हैं? संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल्ड है तो वो जीव संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो एक कोशिकीय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शेर को जो है उठा के डाल दिया संघ प्रोटोजोआ में। शेर संघ प्रोटोजोआ में नहीं होगा क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं, कई लाख करोड़ सेल से जो है मिल के उसका शरीर बना हुआ है। लेकिन सिंगल सेल वाला अगर कोई जानवर है, अगर वो परजीवी है, अपने भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन के लिए किसी और पे निर्भर है, तो वो जीव जो है संघ प्रोटोजोआ में आता है। उसके बाद देखते हैं संघ पेरिफेरा। अब ये संघ पेरिफेरा क्या है?
आपको लग रहा होगा कि संघ प्रोटोजोआ तो सारा जीव आ ही गया, नहीं। संघ पेरिफेरा में वो जीव आते हैं जो खासकर खारे पानी में रहते हैं, खासकर जो है खारे पानी में होते हैं, और ये भी एक कोशिकीय होते हैं लेकिन ये खारे पानी में होते हैं। तो खारे पानी में रहने वाले जो है संघ पेरिफेरा में आते हैं। कुछ नाम बता दूं मैं, साइकन, स्पंज, इनका नाम दे दिया जाता है, और नाम देने के बाद जो है ये पूछा जाता है कि कौन से संघ का है। ऑप्शन दे देगा, संघ प्रोटोजोआ, संघ पेरिफेरा, संघ सिलेंट्रेंट्रा, संघ एनिलिडा, ऐसे करके नाम जो है दे दिया रहेगा, आपको उसमें से छांटना है। अब एक है, अभी मैंने नाम लिया संघ सिलेंट्रेंट्रा का, तो संघ सिलेंट्रेंट्रा में आता है हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा। ये लोग एक कोशिकीय नहीं होते हैं, ये कुछ जीव हैं जो प्रॉपर इसी वर्ग में पाए जाते हैं। उसके बाद है संघ प्लेटीहेल्मनिस, संघ प्लेटीहेल्मनिस, इसमें आते हैं फीता कृमि, फीता कृमि में जोंक भी आता है। उसके बाद एलिनेरिया, कुछ ऐसे जीव हैं जिनका नाम भी मैं खुद ही पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन ये ज़्यादातर फीता कृमि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ हमारे जीवन जो भी हम प्रतिदिन के जीवन यापन में जो चीज़ें हम लोग अक्सर देखते हैं उसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे जोंक ये है, स्पंज है, हाइड्रा जेलीफिश है, तो इन सब उसके बारे में पूछा जाता है, नाम इन्हीं सब का दिया जाता है। आपसे ये लीवर, फ्लूक, प्लेनेरिया ये सब नहीं पूछा जाता है, मुझे कोई एग्जाम में नहीं मिला। उसके बाद है संघ एल्केन्थीज। अब देखिए संघ एल्केन्थीज में क्या पूछा, कौन कौन से जानवर आते हैं? गोल कृमि जैसे स्केरिस, थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म किसको को बोलते हैं? थ्रेड वर्म, थ्रेड मतलब होता है धागा, वर्म मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा वाला जो धागा होता है, धागा वाला जो कीड़ा होता है उसको थ्रेड वर्म बोलते हैं। तो ये सब जो है किस में आते हैं? संघ एल्केन्थीज में आते हैं। एनिलिडा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है संघ एनिलिडा से। संघ एनिलिडा में सारे जानवर इंपॉर्टेंट है, जिसमें केचुआ, प्रॉपर केचुआ, जोंक। अब देखिए जोंक, यहाँ फीता कृमि, फीता कृमि एक दूसरा प्रकार, फीता कृमि में जोंक का जो है पूरा एक वर्ग आ गया, पूरा एक समूह आ गया। यहाँ प्रॉपर कहा जा रहा है कि केवल जोंक। तो संघ एनिलिडा में केचुआ जोंक याद रखिए, एनिलिडा का नाम ही आप केचुआ जोंक से जोड़ दीजिए। संघ ऑर्थोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो को आप स्टार मार्क कर लीजिए, मैं अभी कर देता हूं पेंसिल से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एनिलिडा, एक है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन कौन सा आता है? तिलचट्टा, नाम सुना होगा आपने, झींगा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे घर में ही आसपास में पाए जाते हैं। ये सभी जो है संघ ऑर्थोपोडा में आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये एक बहुत ही इजी है, संघ इकाई नोडमेडा। नाम तो लंबा है लेकिन जितने भी फिश हैं, जितने तरह के फिश हैं, जैसे शेल फिश, जेली फिश, फ्राई फिश, वो फ्राई किया हुआ फिश नहीं, वो अलग फिश होता है, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हैग फिश, रेजर फिश, जितने भी फिश वो सभी किसमें आते हैं? इकाई नोडमेडा में। तो इसको याद करना आसान है। संघ कॉडेट्रा, ये इसमें 13 तरह के जानवर आते हैं, जिसमें मछलियां लगभग सभी आ जाती हैं। ये वो फिश नाम जो जुड़ा हुआ है ये सब अलग से हैं, बाकी इनको छोड़ के जाके जब बाकी मछलियां संघ कॉडेटा में आते हैं। जितने पक्षी वर्ग के प्राणी हैं वो सब आते हैं। जितने स्तनी वर्ग, स्तनी किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अंडे देते हैं वो नहीं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी स्तनी हैं, मानव से लेकर हर कोई। तो स्तनी वर्ग और सरीसृप ये सब संघ कॉडेटा में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संघ हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जंतु के वर्ग हैं जिनमें आपको संघ एनिलिडा, संघ ऑर्थोपोडा याद रखना है, प्रोटोजोआ पेरिफेरा याद रखना है और संघ कॉडेटा याद रखना है। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, बहुत हो गया जानवर की बातें, अब आते हैं इंसान, जो कि सबसे बेहतरीन कीर्ति मानी जाती है भगवान की, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले मानव रक्त के बारे में जानेंगे। शुरू करेंगे मानव रक्त से, और मानव रक्त के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी अभी के अभी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आरआरबी में हो, चाहे वो
टीटी में हो, चाहे वो रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा में हो, हर तरह की परीक्षा में इनसे प्रश्न कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। तो मैंने देखा है हर इंपॉर्टेंट सेट में इनसे प्रश्न घुसाए जाते हैं। तो चलिए मानव रक्त के बारे में जानते हैं। मानव रक्त को परिभाषित करने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खून क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि जितना कोई अगर व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का जितना वजन है ना, उसका 7% याद रखिएगा रक्त होता है उसके शरीर में। कितना प्रतिशत रक्त होता है, शुरू हम लोग यहीं से करते हैं। 7% रक्त होता है। अब इसमें फाइलेरिया वालों को नहीं जोड़िएगा, उनका वजन ज़्यादा होता है, खून कम होता है, वो नहीं। औसतन अगर बात करें तो मानव शरीर में रक्त जो होता है, रक्त का भार शरीर के भार का 7% होता है, 7% होता है। रक्त पूछा जाता है कि अम्लीय है या क्षारीय है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 7 से ऊपर चला गया तो ये क्षारीय हो गया, 7 से नीचे आ जाता तो ये अम्लीय हो जाता, एसिडिक हो जाता। एसिडिक नहीं है हमारा रक्त, एसिडिक होता तो शायद हमारा अस्तित्व धरती पे नहीं होता, या फिर हम कुछ मेढक उडक टाइप के जानवर हो जाते। हमारा रक्त क्षारीय है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 है। एक वयस्क शरीर जो होता है, वयस्क शरीर, बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, बूढ़ों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका खून की कोई बीमारी है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक स्वस्थ वयस्क मानव 18 वर्ष से जिसकी उम्र ज़्यादा है, औसतन एवरेज 5 से 6 लीटर खून उनके अंदर होता है। तो ये छोटा सा परिचय था कि वयस्क शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। ठीक, अच्छा, अब खून की अगर बात आई तो हम लोग आरबीसी की बात क्यों ना करें। कितने लोग आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं, कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पिकल्स। कॉर्पिकल्स मतलब होता है कणिका, कण। सेल्स मतलब कोशिका होती है। तो आरबीसी को आप सेल्स से ना जोड़े, सी मतलब कॉर्पिकल्स होता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है रेड ब्लड सेल्स कहते हुए। तो लाल रक्त कणिका होती है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसकी विशेषता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सब मिलके जो है इसका निर्माण करते हैं। लेकिन अगर यही आरबीसी किसी बच्चे में अगर बनेगा तो वो अस्थि मज्जा में नहीं बनेगा। ये प्रश्न हमेशा फंसाते हैं एग्जाम में। हम लोग याद करके जाते हैं कि आरबीसी तो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में बनता है लेकिन वयस्क में बनता है। अगर वही भ्रूण अवस्था में है अगर बच्चा, भ्रूण मतलब कि जस्ट जो है भ्रूण मतलब कि एकदम 1-2 महीने का, 9 महीने में जो है बच्चा पूरी तरह तैयार होता है, एकदम भ्रूण बन रहा है अभी, तो उसमें अगर आरबीसी का निर्माण होना शुरू होता है तो वो प्लीहा में होता है। चूंकि आसानी से समझने वाली बात है कि अस्थि मज्जा का निर्माण जन्म के बाद दिखता है, तो जन्म से पहले ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। कितना दिन जीवन काल होता है, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन में आरबीसी अपने आप नष्ट हो जाती है और नया आरबीसी उसका स्थान पकड़ लेता है। मृत्यु कहाँ होती है, यकृत तथा प्लीहा में, लीवर में और प्लीहा में। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह बोलते हैं। तो ये प्रश्न आया है कई बार कि आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कॉर्पस का जो है कब्र किसे कहा जाता है, तो यकृत और प्लीहा, क्योंकि यहीं पे आके ये खत्म होते हैं। लाल रंग जो होता है रक्त का वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ये इसमें कौन सा तत्व मेन मुख्य रूप से होता है, हीमैटिन होता है। यही हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है तो शरीर पीला पड़ने लगता है। लोग कहते हैं ना शरीर इसका लाल है, बड़ा खून है इसके शरीर में। खून नहीं है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, इसलिए खून ज़्यादा है, इसलिए उसका शरीर लाल है। अच्छा, इसका काम क्या है, आरबीसी तो देख लिया हमने। चलिए कहाँ जन्म लिया, कहाँ पे मरा, कितना जीवन काल होता है ना, क्या क्या चीज़ से मिलके बना होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कोशिका में O2, मैंने यहाँ O2 लिखा है, ऑक्सीजन, कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा CO2 को ले आना।
हम सभी जानते हैं हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, CO2 की आवश्यकता हमें नहीं होती। ये आरबीसी वही काम करता है, जाके ऑक्सीजन दे देगा, CO2 उठा के ले आएगा, इसका यही काम है। लेकिन हीमोग्लोबिन कम होने पर रक्तहीनता की बीमारी होती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं हिंदी में, कहीं अंग्रेजी में। कभी कभी क्या होता है कि रक्तहीनता की जगह एनीमिया दे देगा, या पूछ देगा कि खून की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, रक्तहीनता या एनीमिया, या फिर एनीमिया किस कारण से होता है, तो खून की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से। सोते वक्त जब एक वयस्क आदमी सो रहा होता है तो 5% उसका आरबीसी कम हो जाता है, 5% उसका आरबीसी कम हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा तो उसका आरबीसी 30% बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक तथ्य है। अच्छा, आरबीसी को एक यंत्र से नापा जाता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी को नापा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। थैलीसीमिया में आरबीसी नहीं बनता, एक बीमारी है जिसमें जो है आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आरबीसी कितना कारगर है, और अगर इसका निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा। CO2 का आदान CO2 नहीं आएगा, ना ही ऑक्सीजन जाएगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा, धीरे धीरे इंसान मर जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सोते वक्त 5% कम हो जाता है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% बढ़ जाता है। ये शायद किसी किसी बुक में है, तो जरूर इस चीज़ पर ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, आशा करता हूं कि ये पेज आपको समझ में आया होगा। वो सभी मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को निचोड़ के यहां पे डाला है। तो आरबीसी अब हम लोग पढ़ेंगे WBC। देखिए मैंने बोला था ना 203 पेज में, मैंने ये 204 डाल दिया था, तो इसमें नहीं घबराना, ये 204 ही पेज है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। WBC, सॉरी अब मैं भी सेल्स बोल रहा हूँ, ये कॉर्पलेट, ये जो है व्हाइट ब्लड कॉर्टिकल्स होता है, ये श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं इसको। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। कभी कभी ये बोन मैरो दे देगा, तो इसलिए मैंने इंग्लिश भी लिख दिया। कभी कभी अब आप कहिएगा कि इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में, तो अंतर क्या हुआ? अंतर यही है कि कभी कभी जो है WBC लिम्फ नोड, यकृत या प्लीहा में भी बन जाता है। जीवन काल केवल 2 से 4 दिन तक होता है, केवल 2 से 4 दिन, यानी हर 2 से 4 दिन पर हमारे WBC हमारे शरीर में बनता है और हर 2 से 4 दिन में मर जाता है। इसका कार्य क्या है? रोगों से बचाव। जब एड्स की बीमारी किसी को होती है तो HIV एड्स में क्या होता है, WBC बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खांसी भी हो गई तो अब कितना भी दवाई खाइए आपको सही नहीं होगा, घाव हो गया जल्दी खत्म नहीं होगा। कोई भी बीमारी जिससे शरीर लड़ सकता है वो लड़ना धीरे धीरे कम कर देता है। क्यों? क्योंकि WBC बनना बंद हो जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं बनना बंद हो जाती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से बचाव। तो अगर हम श्वेत रक्त कण के बारे में पढ़ रहे हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रक्त बिंबाणु, अब ये देखिए कितना खतरनाक नाम है, बिंबाणु, लग रहा है कि एटम बम गिरने वाला है। लेकिन अगर सिंपल नाम, इसका जो पॉपुलर नेम है, लोग जिसको जानते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बोला जाता है इसको, ब्लड प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। जी हाँ, केवल 3 से 5 दिन जीवन काल होता है, यानी प्लेटलेट्स भी डेली बनता है। आपका अब 10 दिन ठीक से खाना नहीं खाइएगा, आपका प्लेटलेट्स गिर जाएगा। 4 दिन बुखार लग गया, प्लेटलेट्स गिर जाएगा। अच्छा खा लिया, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि 3 से 5 दिन का ही साइकिल होता है, 3 से 5 दिन में का ही जीवन काल होता है इनका, इसी में ये जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। कैसे? तो इनमें पाया जाता है विटामिन K, और विटामिन K जो है ये मदद करता है ब्लड को थक्का जमने में। अब कहेगा ब्लड जम जाएगा तो ब्लड बहेगा कैसे भाई? तो जमने का मतलब, यहाँ थक्का बनने का मतलब ये नहीं है कि एकदम जम के जो है पनीर बन गया, नहीं। जमने का मतलब ये है कि खून पतला पानी की तरह, केरोसिन की तरह नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे खून में जो प्लेटलेट्स है वो हमें
वो खून को जो है बाहर निकलने अलाउ नहीं करते, नहीं तो कान से, नाक से, हर जगह तो छेद ही छेद है, पूरे बॉडी में ही जितने आपके रोम हैं उतने छिद्र हैं, सबसे खून आने लगता। तो खून बह रहा है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा? इसी की वजह से, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। जब ब्लड प्लेटलेट्स गिरता है तेजी से और एक निश्चित सीमा से नीचे गिर जाता है तो जहां तहां से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पतला हो जाता है खून। तो खून को का जो थक्का जमने में जो मदद करता है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या काम है? तो काम जानेंगे, थक्का जमने में मदद करता है। अच्छा, जनरली अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में जो है, ब्लड क्या करता है, आखिर काम क्या है? ब्लड मतलब घूमते रहता है तो उसका काम हो गया? नहीं। आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी का काम हम लोग जान गए। इसके अलावा भी खून हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानिए। खून जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ज्यादा खून की कमी रहेगी तो क्या होगा, कभी टेम्परेचर बहुत अप हो जाएगा शरीर का, बीमार पड़ जाएंगे, कभी बहुत डाउन पड़ जाएगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है ये खून, बीमारी से बचाता है और घावों को भरता है। ठीक, इसीलिए जब भी कभी ऑपरेशन होता है, क्रिटिकल ऑपरेशन, तो उसमें क्या होता है, खून जो है डॉक्टर उस ग्रुप के रिजर्व में रखते हैं, ताकि वही एक चीज है जो आपको बचा सकता है। अच्छा, और क्या करता है खून? तो ओटी, माफ कीजिएगा, O2 यानी ऑक्सीजन, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इनका आदान प्रदान होता है। पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन का संवहन करता है। अब आते हैं रक्त वर्ग। आपने नाम सुना होगा कि फलना का जो है क्या है, ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए निगेटिव है, किसी का ए बी निगेटिव है। आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है। अगर जान गए तो प्रश्न बनाने में या आंसर देने में आपको बिल्कुल परेशानी, रट के रहिएगा तो कभी कभी भूल जाइएगा। सबसे पहले जानिए कि रक्त वर्ग जो है, इसकी खोज की थी ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर सन 1900 में। ज्यादा समय नहीं हुआ है, 120 साल हुए, 122 साल। तो सन 1900 में रक्त समूह की खोज की थी एक महान वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया था, किसने खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज था ये। इनके इस खोज के लिए 30 साल के बाद 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नोबेल पुरस्कार ऐसे ही तो नहीं मिलता है, तो ये इसलिए क्वेश्चन जो है स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह में विभिन्नता जो है ये किसके कारण होती है? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। जी हाँ, ये ओ नहीं होता है, ए बी नहीं होता है, ए और बी ही होता है। एंटीजन केवल 2 प्रकार के होते हैं। तो जिनके ब्लड में ए एंटीजन है, ए एंटीजन ये नाम दिया गया है, उनका ब्लड ग्रुप ए है। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं। जिनके ब्लड में ए की उपस्थिति है उनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनके ब्लड में बी की उपस्थिति है उनका ब्लड ग्रुप बी है, और जिनके ब्लड में ए बी यानी दोनों हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी है। और जिनके ब्लड ग्रुप में दोनों में से कोई नहीं है, अलग प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है जो ना ए से मेल खाता है ना बी से मेल खाता है, वो ओ ग्रुप है। 0 मान के चलिए, 0 ओ में ज्यादा फर्क है नहीं, थोड़ा सा आकृति का फर्क है, तो ओ है। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब भैया ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? तो एक आरएच फैक्टर होता है। आरएच क्या होता है भाई? सीधे मैं अगर आरएच लिख दूं, कहूंगी आप लोग याद कर लीजिए, तो आपको याद हो सकता है माइंड से निकल जाए। मैं बता दूं कि पॉजिटिव निगेटिव में भी ए और बी में क्या होता था कि कभी कभी फर्क आने लगता था। किसी का ए है, मेरा भी ए है, दोनों में फर्क आने लगता था। तो फिर एक बंदर पे एक प्रयोग किया गया, जिस बंदर का नाम था, मतलब नाम नहीं था, एक प्रजाति थी रीसस बंदर, रीसस, REHSUS, उसी के नाम पे आरएच तत्व फैक्टर। उसी में ये पता लगा कि इसमें भी प्लस माइनस होता है, तो फिर उसको अलग अलग बांटा गया। तो जिनमें आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव हो गया, जिनमें ए है लेकिन पॉजिटिव नहीं है तो वो ए निगेटिव हो गया। तो ये जो है
ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, उसको कौन कौन खून यानी ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए को तो ए डोनेट कर ही सकता है। अच्छा, ए बी भी डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें भी ए है, ए बी में ए भी उपस्थित है, तो ए भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है। ओ पॉजिटिव, ओ में कोई नहीं है, किसी में जाके मिल जाएगा, तो ओ भी दे सकता है। तो कहा जाता है कि ओ जो है, ओ किसी को दे सकता है क्योंकि ओ पानी है, वो किसी भी रंग, कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो वैसे ही मिल जाएगा। तो ओ को हम लोग एक और चीज नाम देते हैं सर्वदाता। सर्वदाता ग्रुप है ये किसी को ग्रुप दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है क्योंकि ये तो पूरा खाली है। अब इसमें ए आ जाएगा तो मुश्किल है, बी आ जाएगा तो मुश्किल है, ए बी आ जाएगा, ये ले नहीं सकता है किसी से, इसको ओ पॉजिटिव ही चाहिए। तो ये सर्वदाता ग्रुप है, यानी ओ पॉजिटिव सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है। अब यहां पे ए बी को क्या कहते हैं? ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं। सर्वग्राही यानी सबसे ग्रहण कर सकता है ये, क्योंकि ए है ये है, बी है ये है, ओ तो पानी है, इसको ले ये सकते हैं, मतलब ये सबको ले सकता है। तो ए बी को हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। कभी कोई प्रश्न आता है कि सर्वदाता ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो सर्वदाता ओ ग्रुप हो जाता है। सर्वग्राही यानी सबका ग्रहण करने वाला कौन सा ग्रुप हो जाता है, तो वो ए बी हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी घटना अक्सर होती रहती है, रेयर होती है लेकिन होती है। अगर माता और पिता में माता का ग्रुप है ए पॉजिटिव और पिता का ग्रुप है ए नेगेटिव, रेयर है, ऐसी शादियां रेयर होती हैं। अगर ऐसा है तो इनके दूसरे बच्चे की मृत्यु होना ही निश्चित है। इनके दूसरे बच्चा जो है नहीं बच पाता, 100% प्रूव्ड है, और ये लूसेंट में ही लिखा हुआ है। आप लोग को मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो यह क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनता, ऐसे ही बता रहा हूं जुमला। अब आते हैं मानव शरीर के तंत्र पर। ब्लड की तो बात हो गई, जो चीजें प्रश्न का पार्ट बनती है एग्जाम में उनकी बात हो गई। मानव शरीर के तंत्र पे ध्यान दे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मतलब बहुत सारे तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं हम इसी में। तो सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र पे ध्यान देंगे, और पाचन तंत्र से संबंधित, एक मिनट, मैंने एक डायग्राम भी डाउनलोड किया, उसका प्रिंट निकाला है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे विथ फिगर। तो पाचन तंत्र कैसे कहां कहां से शुरू होता है, कई प्रक्रिया, तो 5 स्टेप में ही संपन्न होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, जिसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, यानी मुंह में उठा के खा लिए, इंजेक्शन हो गया, अंतर्ग्रहण खत्म। अब उसका पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेशन। उसके बाद फिर उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद उसका स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन। उसके बाद मल त्याग, मल त्याग सबको ही जानते होंगे, हर कोई करता है, डिफेकेशन। तो मैं सिंपल तौर पे इनको डिटेल में पढ़ाने से पहले आपको ऐसे ही बताता हूं। अंतर्ग्रहण, मुंह में खाया, पाचन, चबाना शुरू किया, वहीं से पचना शुरू हो गया। मैंने ये पहली बार गलती की थी जब मैंने पहली बार रेलवे का एग्जाम दिया था दिल्ली में जाके, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि खाना पचना कहां से शुरू होता है, खाने का जो पाचन होता है कहां से शुरू होता है। हम क्या पेटवा में जाएगा तब ना शुरू होगा, तो हम क्या किए, उसको मार दिए छोटी आंत से। छोटी आंत से शुरू होता है, जी नहीं, खाने का पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। उस समय मैंने पढ़ा नहीं था, मैं गेस भी नहीं कर पाया कि मुंह से डाल लिए, चबाना शुरू किए, पाचन वहीं से शुरू, वहीं से लार बनना शुरू हो गया। तो पाचन क्रिया मुंह से संपन्न नहीं होती, शुरू हो जाती है। उसके बाद अवशोषण। अवशोषण में जो है कुछ निगेटिव चीजें, कुछ गंदगी जो कि हमारे काम की नहीं है, वो अवशोषित हो जाती हैं। कुछ अच्छी चीजें वो अवशोषित हो जाती हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण में क्या होता है, जनरली जो हमारे काम का होता है वो अलग होता है, और मल त्याग में बाकी जो है गोबर बचता है वो निकल जाता है। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंतर्ग्रहण, भोजन का मुंह में लेना, ठीक। पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, छोटी आंत तक जारी रहता है और बड़ी आंत तक जाकर संपन्न होता है। क्या होता है पाचन में, लाइसोजाइम नामक एक पदार्थ जो है भोजन के हानिकारक पदार्थ को नष्ट कर देता है सबसे पहले।
अगर आपने भोजन में कुछ ऐसा वैसा सड़ा गला खा भी लिया तो अगर वो है तो वहीं पे खत्म कर दे। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी अगर छोटी आंत में चला गया, 1% भी विषैला पदार्थ अगर छोटी आंत में चला गया तो उल्टी हो जाती है, शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो लाइसोजाइम नामक एक, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोजाइम याद रखिएगा। लाइसोजाइम नामक एक तत्व होता है, पदार्थ, वो भोजन में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देता है, अलग नहीं करता, उनको खत्म कर देता है। उसके बाद हम थोड़ा पाचन के अलग अलग चीज़ों को जानते हैं, अलग अलग स्टेप्स को जानते हैं। अमाशय, अमाशय में पाचन। अमाशय में खाना सबसे अधिक देर तक रहता है। लोग कहते हैं नहीं, खाने में कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए। 8 बजे नाश्ता तो कम से कम 1 बजे के बाद जो है लंच होना चाहिए, और उसके बाद कम से कम 7 बजे के बाद 6 घंटे का गैप रखिए कम से कम। क्यों? क्योंकि अमाशय में ही खाना पड़ा हुआ रहता है 4 घंटा तक, 4 घंटे तक अमाशय में। अमाशय में एक रस, एक देखते हुएगा कभी, अगर आपने गैस की गोली का अगर प्रचार देखा होगा एडवर्टाइज, तो वहाँ पे एक थैली टाइप का दिखाता है, उसमें गैस बनता है। उसमें एक और चीज़ बनता है, गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जठर रस, जठर रस, ये क्या करता है? पचाने में सहायता करता है। जठर रस पचाने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है? भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और प्रक्रिया को तेज कर देता है। लाइसोजाइम तो करता ही है, बाकी बचा खुचा ये भी खत्म करता है और तेज, क्योंकि ये अम्ल है, एसिड है, जो हम लोग कहते हैं ना पित्त, पीला कलर का। कभी कभी अगर आपका मन अगर उल्टी ऐसा करे तो मुंह में पित्त टाइप का तीता, बहुत तीखा चीज आ जाता है, तो वही जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो पेट के अंदर से निकल के आपके मुंह में चला है, मुंह खराब हो गया। तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है? भोजन को पचाता है। वो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना शुरू होता है, चाहे वो चिकन हो मटन हो, गलना शुरू हो जाता है। उसके बाद अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और कुछ एंजाइम प्राप्त होते हैं हमें, जैसे इरोसिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। तो ये सारे का नाम जहाँ है ये कहाँ मिलता है? छोटी आंत में। अच्छा, थोड़ा सा जीभ का बात करते हैं हम लोग। जीभ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है जीभ के चक्कर में हमें बहुत काफ़ी दूर खाना खाने जाना पड़ता है, या जीभ के चक्कर में जो है लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं, तो जीभ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है ना, अग्रभाग, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, पूरा नहीं। जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है वो मीठी चीज़ों को फील करता है। वो किसको फील करता है? मीठी चीज़ों को। पीछे का भाग जो है कड़वी चीज़ों को फील करता है, और बगल का जो साइड वाला होता है वो खट्टी चीज़ों को करता है। दांत, दांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो बादाम नहीं खा पाइएगा, नहीं होगा तो आपका फेस का नक्शा बिगड़ जाएगा। तो दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत जबड़े में 16 जोड़ी होते हैं, यानी कुल 32 दांत होते हैं वयस्क मानव में। वयस्क मानव में 32 दांत होते हैं और प्रत्येक दांत 2 बार निकलते हैं। लेकिन शैशव अवस्था में, बचपने में, छोटे बच्चों में 20 को दांत होता है। जब वो बड़े होते हैं तो कुछ दांत फिर बाद में निकलते हैं, 32 दांत हो जाते हैं, है ना। ये दूध के दांत भी बोलते हैं इनको। दांतों के ऊपरी हिस्से में एक इनामेल होता है। आपका दांत कभी आप अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा ना, बालू से एकदम चमकने लगता है। तो अगर आपका दांत साफ है तो चमक जो आती है वो किससे आती है? इनामेल से। इनामेल एक परत है, एक लेयर है, एक प्लेटिंग है हमारे दांतों पे। वो क्या करते हैं? दांतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दांत आपका पता चला कि अखरोट खा रहे थे, दांत बीच में से टूट गया, तो एक परत रहता है, एक लेयर रहता है, एक लेमिनेशन रहता है आपके दांत पे, जो आपकी दांत को चमक प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल जो है दांतों का सबसे कठोर भाग है। तो सबसे कठोर भाग दांतों का कौन सा है? इनामेल। इनामेल का क्या काम है? दांतों की रक्षा करना। एक चमकीला परत होता है, ठीक। अब आते हैं अवशोषण। पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। ये छोटी आंत के द्वारा ये काम होता है। उसके बाद स्वांगीकरण। अब अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको शरीर से, प्रोटीन मिला शरीर में लग गया, है ना, हमें विटामिन मिला शरीर में लग गया, वसा मिला शरीर में लग गया, एनर्जी मिला उससे। तो स्वांगीकरण में यही होता है कि
और शोषित भोजन में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं उसे वो शरीर के उपयोग में आ जाती हैं। और लास्ट में मल त्याग बड़ी आंत में संपन्न होता है, बड़ी आंत में फाइनली खत्म हो जाता है कहानी, बड़ी आंत में खाली गोबर जमा होता है। अच्छा, पाचन कार्य में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख अंगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबका काम है, कोई एक चीज खराब रहेगा तो पाचन क्रिया सही से नहीं होगा। खाना पचा लीजिएगा, पानी नहीं पचेगा, लीवर खराब रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर, मुर्गे का लीवर खाने में बहुत मजा आता है। खैर, यह बात इंसान की हो रही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। यह प्रश्न आता है बार बार कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो वो लीवर है। कितना वजन होता है इसका? 1.5 से 2 केजी वजन होता है, बड़ा भारी रहता है। 1.5 से 2 केजी। विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो जब पाचन क्रिया आरंभ होती है तो अमोनिया एक तत्व है वो निकलता है, ये विषैला होता है। अगर यहाँ फिल्टर नहीं हुआ, लीवर ने अपना काम नहीं किया, तो फिर जो है आपके यूरिन में यूरिया नहीं निकलेगा, अमोनिया निकलने लगेगा, जलन होगी, तकलीफ होगी। तो लीवर क्या करता है, उसको, उस अमोनिया को यूरिया बना देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लीवर क्या करता है, जितने भी मरे हुए आरबीसी है उसको भी नष्ट कर देता है। उसके बाद शरीर का ताप बनाए रखने में मदद करता है। लीवर का ये सब काम है। लीवर जनरली फिल्ट्रेशन का अब यहाँ पे भोजन में जहर देकर जो लोग मरते हैं उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में बहुत ही अहम सुराग निभाता है ये लीवर। तो ये चीज याद रखिएगा। ये प्रश्न एक बार आया था, एसएससी सीजीएल का था ये प्रश्न। एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न था कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में शरीर का कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो होता है लीवर। उसी से पता चलता है भाई कौन सा जहर दिया गया है, कैसे, कब, क्या हुआ है। अब आते हैं पित्ताशय। पित्ताशय नाम है, नाम जिसे इसका नाम है पित्ताशय, यानी पित्त जो होता है ना, पित्त, उसका आशय, उसका घर, पित्त होता है उसके अंदर, पीला कलर का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, यकृत से निकलता है पित्त, वो यहीं पे जमा होता है। इसका वैल्यू होता है 7.7। मैंने क्या कहा था, 7 से नीचे होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाएगा, मतलब कि ये क्षारीय है। इसमें 85% जल होता है। और अगर पित्ताशय के रास्ते में, अगर पित्ताशय की नली में अगर अवरोध हो गया मांस बढ़ने से या किसी प्रकार से, तो वही पीलिया रोग हो जाता है। शरीर पीला पड़ जाता है, पित्त नहीं निकल पाता, पीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से पीलिया रोग होता है। उसके बाद अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है ये यकृत के बाद, लीवर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ग्रंथि है। लीवर के बाद सबसे बड़ा लीवर है, उससे छोटा कौन है, पैनक्रियास है। ये क्या करता है, 3 प्रकार के मुख्य भोज्य जैसे कि पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाता है। नहीं पचाएगा तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई तब भी बीमारी, घट गई तब भी बीमारी, वसा बढ़ गया तब भी बीमारी, घट गया तब भी बीमारी, तो उसको बैलेंस करता है। उसके बाद इंसुलिन, ग्लूकान, हार्मोन, ये सब जो है लैंग और हैस की द्वीपिका से निकलती है। अगर इंसुलिन की बात हुई है तो हम लोग इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेरिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बेरिंग ने और चार्ल्स बेस्ड ने 1921 में। ये क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाता है। अगर इंसुलिन का कम श्रवण हो रहा है, मतलब कम इंसुलिन निकल रहा है, तो चीनी का मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। शुगर के पेशेंट क्या करते हैं, इंसुलिन की सुई लेते हैं कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर जो है नेचुरल तरीके से इनके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता है। तो इंसुलिन अगर कम बनने लगा तो मधुमेह रोग होता है, यानी चीनी की बीमारी होती है। अच्छा, इंसुलिन जब ज्यादा बनने लगेगा तब क्या होगा, तो इंसुलिन ज्यादा बन गया तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में बताते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जब इंसुलिन कम बनने लगता है तो रुधिर में, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से शुगर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, और इससे हमें चीनी की बीमारी यानी कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। अच्छा, अतिश्रवण, अगर यही इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। मतलब इंसुलिन नहीं कम बन रहा है तो उसका उपाय है, सुइया ले लिए, उसका उपाय है। शुगर की बीमारी जिनको होती है वो पिता बन जाते हैं, लेकिन जिनको उसका अपोजिट है, शुगर हद से ज़्यादा कम हो गया, यानी इसमें क्या हुआ कि अतिश्रवण हो रहा है। अब ये अतिश्रवण हो रहा है मतलब इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो इतना ना कंट्रोल कर दिया कि शुगर खत्म हो गया कहानी। इससे जो है हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, इससे जनन क्षमता पे असर पड़ता है, और दृष्टि से संबंधित रोग होते हैं, आंख से संबंधित रोग होगा, ये ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कम लोगों में होता है। उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में। 4 भाग होते हैं, हृदय, धमनियां, शिराएं और रुधिर। हृदय की बात करें तो 300 ग्राम का तो होता है दिल, हृदय 300 ग्राम का होता है, और सबसे व्यस्त अंगों में आता है। 24 घंटे 300 दिन 365 दिन हर घंटे हर सेकंड धड़कता रहता है, तो सबसे व्यस्त अंग होता है ये। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है धड़क धड़क के पंपिंग करना, और पंपिंग करता है तो खून का जो प्रवाह है वो बना हुआ रहता है। लगातार पंप होगा कोई चीज तो उससे क्या होगा, जो द्रव होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो लगातार खून दौड़ते रहता है शरीर में। हृदय का धड़कन रुका, खून दौड़ना बंद हुआ, कहानी खत्म। तो यहाँ पे हृदय जो है वो सबसे व्यस्त अंग है। शिरा, शिरा क्या होता है? हृदय से जुड़ी हुई तारें होती हैं, वाहिनियां होती हैं, जो क्या करती हैं? रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। हृदय की ओर ढकेल के कहाँ ले गई? हृदय की ओर। और धमनियां क्या करती हैं? रक्त को फिर वहां से हृदय से शरीर की ओर लाती है। मतलब यही कार्य चलता रहता है दिन रात। शिरा जो है उठा के ले जाएगी, शिरा मान लीजिए सिर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर ले जाएगी हृदय की ओर, और धमनियां उसको नीचे की ओर शरीर की ओर लाती है। रुधिर यानी रक्त कण हो गया। अच्छा, इसी धमनी में जब किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, धमनी क्या कर रहा है? खून को कहां ला रहा है? हृदय से शरीर की ओर। यही धमनी, एक धमनी का नाम होता है कोरोनरी। ये बहुत ही पतली धमनी होती है, और ये इसमें रक्त जो है एक बैलेंस्ड वे में चलता रहता है, बहता रहता है। अगर ये जाम हो गया तभी हृदयाघात यानी कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर रुक जाता है और हृदय की धड़कन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण से हृदयाघात होता है यानी हार्ट अटैक होता है। हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त, कहते हैं दायां जो है बड़ा ही शुद्ध हाथ होता है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। हृदय का जो दाहिना भाग है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ भी चलती है। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कती है। प्रति मिनट 72 बार धड़कती है एक स्वस्थ मनुष्य की धड़कन। लेकिन वही अगर भ्रूण अवस्था में है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो ये 150 बार धड़कता है पर मिनट, बहुत तेज धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। और इसको किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम नाम ही है उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जित करो, बाहर निकालो, फेंको, है ना। बाहर निकालिए, फेंकिए। अब जैसे देखिए किडनी, किडनी से क्या होता है? यूरिन निकलता है। यूरिन फिल्ट्रेशन का ज़्यादातर काम यहाँ पे होता है। ये लोग क्या करते हैं? खून को छान के खून की अशुद्धि को बाहर करते हैं। त्वचा से पसीना बाहर निकलता है, वो भी गंदगी बाहर निकलती है। लीवर भी वही काम करता है, फेफड़ा, लंग्स गंदी हवाओं को बाहर करता है। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। कौन कौन है? वृक्क, किडनीज, त्वचा, स्किन, यकृत, लीवर और फेफड़ा, लंग्स। पढ़ते हैं इसके बारे में। उठिएगा नहीं, बड़ी ध्यान से पढ़िए, पूरा लूसेंट ऐसे ही खत्म होता है। इतना आसान नहीं है,
रिकॉर्ड कायम करना इतना आसान भी नहीं है लुसेंट को इतनी आसानी से 30 क्लासेस में पढ़ जाना, लेकिन हम वो करके दिखाएंगे। समय लग रहा है क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत कुछ है इसमें। किडनीज एक जोड़ा होता है। किडनीज, एक किडनी खराब होती है, दूसरी किडनी पे मानव चलता है लेकिन थोड़ा बीमार हो जाता है। वजन होता है 140 ग्राम। किडनी का वजन होता है 140 ग्राम। मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त प्लाज्मा को छान कर शुद्ध करना। यही किडनी जब दोनों खराब हो जाएगी तो खत्म, फिर खून आपका छनेगा नहीं, सारी अशुद्धियां निकल जाएंगी। उसके बाद 125 ml प्रति मिनट, जी हाँ 125 मिलीलीटर प्रति मिनट जो है ये छानता है, यानी एक दिन में 180 लीटर खून को जो है ये छान देता है। और लगभग 1.45 यानी 1.25 लीटर, लगभग जो है 1.5 लीटर के आसपास यह मूत्र यानी कि यूरिन को उत्सर्जित करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हमारा जो है अंग है ये, जिसका नाम है किडनी। अच्छा, जो यूरिन वो निकलता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो एक तत्व होता है यूरोक्रॉम, यूरोक्रॉम की वजह से जो है पीला पड़ जाता है, पीला दिखता है। पीएच मान 6 होता है। अब देखिए 6 है ना, तो मैंने क्या कहा था, 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय और 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, यानी मूत्र की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। पथरी जो हो जाता है कभी कभी, ये पथरी क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है पथरी। ये प्रश्न आता है, मूत्र के रास्ते में पथरी जो होता है वो किस कारण से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा जम जाता है तो वो पथरी कहते हैं उसको। कुछ जंतु है, उनके उत्सर्जन अंग है भाई, सब अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। जैसे मोलस्का में मूत्र अंग होता है। ऑर्थोपोड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? मेलिथियन नालिका होती हैं। चपटे कृमि जो होते हैं उसमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। पेरिफेरा संघ जो होते हैं उसमें अलग तरह से नालिकाएं होती हैं। एक कोशिकाओं में विषरण होता है और एनिल्डा संघ में किडनीज होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। त्वचा, जिसको हम स्किन बोलते हैं, सीबम और पसीने का स्रवण होता है। फेफड़ा क्या करता है? CO2 तथा जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, जहां फेफड़े की बात आती है वहां ऑक्सीजन की बात क्यों ना आए, है ना? तो जहां फेफड़े की बात आती है वहां ऑक्सीजन की बात क्यों ना है? अगर पूछेगा, कभी कभी प्रश्न आया, लोग तुरंत मार देते हैं कि फेफड़े से किसका उत्सर्जन होता है। लोग उत्सर्जन का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो पक्का ऑक्सीजन मारेंगे। उत्सर्जन मतलब होता है बाहर करना, CO2 और जलवाष्प को बाहर किया जाता है, इन दोनों का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन तो लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है भाई? तो आपने देखा होगा एक आकृति जिसमें मानव शरीर में हजारों ब्रांचेज गई होती हैं, पतली 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 पतली। आप कभी अपने हाथों में देखिएगा, कभी अपना शरीर में ध्यान से देखिएगा, नीली 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 बहुत सारी नसें दिखाई देंगी, है ना? ब्लू कलर की नसें दिखाई देती हैं बहुत सारी। ये एक जाल की तरह हमारे शरीर में बिछा हुआ है, एक जाल की तरह। ये काम क्या है भाई? तो खून का तो ये करता ही है काम, खून का संवहन तो करता ही है, लेकिन ये सूचनाओं का संचरण भी करता है। चोट हमारे नाखून में लग गई, नाखून उखड़ गया, है ना? लगेगा सर नाचने आपका। चोट अगर आपके घुटने में लग गई, घुटना टूट गया, आपका सर नाचने लगेगा, दर्द बहुत तेज होगा। ये दर्द कैसे फील हुआ? इन्हीं नालिकाओं की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे शरीर की किसी भी सूचना जो है, कोई भी सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचती है। तो इसका जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये होता है मस्तिष्क और मेरुज्जु में। मस्तिष्क और मेरुज्जु में इसका पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और वहां से सारी नसें जो है, सारा सबका तार वहीं पे जाके जुड़ा हुआ है। अगर परिधि कहें तो एक कपाल है, चारों ओर जो कपाल है, तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है। और स्वायत्तता इनसे अलग है, जो कुछ मस्तिष्क में है, कुछ मेरुज्जु में है। श्वास, श्वसन, उल्टी, धड़कन नियंत्रण, ये सब काम जो है इससे होता है। माफ कीजिएगा, ये इधर का है, ये मेडुला ऑक्जिलेट का काम है। ये मैंने इधर का देखा, इससे कुछ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे और लगा था। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। स्वायत्तता मतलब कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुज्जु में। तो ये सूचनाओं का खासकर क्या काम है? तंत्रिका तंत्र, ये मैंने फ्लो में पढ़ दिया इसको, लेकिन ये इधर का पार्ट है।
तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का क्या काम है आपने देख लिया। मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग, ये दिमाग ही है जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपके साथ पढ़ पा रहा हूँ। ब्रेन जिसको बोलते हैं, ब्रेन का खोल जो है वो क्रेनियन का बना होता है। ब्रेन अंदर में होता है, मांस का गुच्छा टाइप का होता है ब्रेन, उसके ऊपर से एक खोल लगा होता है, इसको क्रेनियन बोलते हैं। वजन होता है दिमाग का 1400 ग्राम, 1400 ग्राम है ना, 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग होता है। अब इतना भारी दिमाग है। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। बुद्धिमत्ता, लोग कितने ब्रिलियंट हैं, स्मृति, यादें, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी, चिंतन, सबका केंद्र सेरिब्रम है। सो सेरिब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सेरिब्रम। थैलमस, थैलमस क्या काम करता है? यह दर्द, ठंडा, गर्म पहचानता है। थैलमस का काम है, थर्मस नाम याद रखिए ना, होता है ना। तो थैलमस यह दर्द, ठंडा, गर्म पहचानता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेरिब्रम। उसके बाद हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस जो है संवेगात्मक क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्यार, रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सब हाइपोथैलमस का काम है। ये सब पूछा जाता है प्रश्न में कभी कभी। सेरिबेलम, अब सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बेलम ये शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, ऐच्छिक मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। कारपोरा ये दृष्टि और श्रवण शक्ति को देखता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये मस्तिष्क का सबसे छोटा पिछला भाग है। श्वास, उल्टी, धड़कन नियंत्रण जो है यहाँ से होता है। तो ये कुछ पार्ट्स थे और उनके काम थे जो मस्तिष्क में होते हैं, मस्तिष्क के पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। याद कैसे रखना ये आपका काम है। जैसे देखिए हाइपोथैलेमस, मैंने कैसे इसको याद रखा था। हाइपर होना, कहते हैं ना हाइपर हो गया है, गुस्सा हो गया, तो ये सब जो है ताप नियंत्रण, घृणा, प्यार, रगड़ा, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सब हाइपोथैलेमस से होता है ना। थैलमस, इसको मैंने थर्मस याद रखा था, थर्मस से पानी गर्म रहता है ना, दर्द, ठंडा, गर्म पहचानता है। ऐसे आप कुछ कुछ कारण देख के इसको याद रख सकते हैं। अब है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, छोटा सा है, बस आप देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे आप अपने नोटबुक में ऐसे ऐड, इससे ज़्यादा समझ में आता है। ये देखिए मैंने यहाँ ये आपके इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, आप कितने आप सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति। तो ऐसे आप जो फिगर से अगर समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। मुख गिराहा है, ग्रसनी नली है, ग्रसिका है, अमाशय कौन सा है, अग्नाशय कौन सा है, छोटी आंत कौन सा है, पिताशय कौन सा है ना। तो इन सबका काम आपको क्या करना है, इस तरह से प्रिंट आउट निकल रख के सबका काम एरो दे के मैंने यहाँ नाम सबका लिख दिया। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। मल त्याग तो भाई ये रहा कहानी, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, मल त्याग यहीं से होता है, ये बड़ी आंत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करना है, फिगर जरूर रखिए और फिगर समझिए, आपको जीवन भर याद रहेगा। ये मैंने अंत में इसको इसीलिए चिपकाया है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आते हैं अब कंकाल तंत्र पर। कंकाल तंत्र हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, है ना। स्केलेटन सिस्टम, दो तरह के कंकाल को दो भाग में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अक्ष मतलब होता है ना, अक्ष पर कोई चीज टिका हुआ रहता है। तो अक्षीय कंकाल में मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल जैसे खोपड़ी, कशेरुक, छाती, ये सब अक्षीय कंकाल में आते हैं। खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं। कभी कभी प्रश्न आते हैं खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, लोग देखता है खोपड़ी तो एक ही होता है तो हड्डी भी एक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, 8 होती हैं सुरक्षा के लिए, 14 चेहरे पे होती हैं, 6 कान में होती है, एक स्पेशल हड्डी होती है, इसका कुछ काम नहीं होता। कशेरुक दंड में 33 कशेरुकों से बना होता है। कार्य क्या है, सिर को सीधा रखना, ये हम कशेरुक की बात कर रहे हैं, खड़े होकर चलना या खड़े होने में, गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करना और मेर रज्जु को सुरक्षा प्रदान करना। ये किसका काम है, ये कशेरुक दंड का काम है। उसके बाद उपांगीय कंकाल, इसमें क्या होता है, पाद अस्थियां 118 होती हैं, दोनों हाथ और पैरों की सारी हड्डियां मिला के 118 होती हैं। उसके बाद होती है मेखलाएं। अब ये कंकाल का काम क्या है, हड्डी का काम क्या होता है हमारे शरीर में, एक तो हमें खड़ा रखती है, हड्डी नहीं रहेगा तो हम एक पॉलीथीन में पैक हो जाएगा हमारा
पूरा स्किन। तो हड्डी जो है वो शरीर को सबसे निश्चित आकार देती है। सबसे पहले क्या देती है? निश्चित आकार देती है। उसके बाद कोमल अंगों को सुरक्षा देती है। हड्डी से ही अंदर का पार्ट बचा हुआ रहता है, क्योंकि ये जैसे आपका शरीर का हड्डी है, छाती का हड्डी है, उसके अंदर हृदय होता है। हृदय डायरेक्ट बाहर रहेगा, कुछ भी लगेगा सीधे आपको इंसान जो है सीधे हृदय पर चोट पहुंचेगा। तो हड्डियां उनकी सुरक्षा करती है। तो आंतरिक, यहाँ आंतरिक जोड़ दीजिएगा, आंतरिक कोमल अंगों को सुरक्षा देती है। उसके बाद पेशियों को जुड़ने का आधार देती है। जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां, वो हड्डी के कारण जुड़ी हुई होती हैं। श्वसन तथा पोषण में सहायता करती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यहाँ अस्थि मज्जा में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्य हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। इसमें दो तरह के होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बस जान लीजिए कौन कौन से कार्य होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि में दूध, उसके बाद स्वेद, अश्रु, श्लेष्मा, लार, ये सब जो है बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से प्यूट, आउटु ग्रंथि, पराउटु ग्रंथि, ये सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इससे प्रश्न बनना के बराबर आते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत तरह के हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। तो जानते हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है एसटीएच, जिसका नाम है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन यानी हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर ये नहीं रहा एसटीएच, तो इसकी वजह से आदमी बौना हो जाएगा, इसकी वजह से बौना हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा? विशालकाय शरीर हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, जैसे खली का है ना। कोई भी अंग ज्यादा बढ़ जाएगा, पैर बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये एसटीएच का काम है। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। कमी से बौनापन रोग हो जाता है। उसके बाद है टीएसएच। टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि स्राव। इसमें जो देखिए, इसमें है एसीटीएच, एक है एडर्नो कॉर्टिट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? कॉर्टेक्स का स्राव करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीटीएच ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है, देखिए इसका नाम गाइनोलॉजिस्ट होता है ना, जो बच्चों के जन्म से संबंधित जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, उनको गाइनकोलॉजिस्ट बुलाता है। तो इसका नाम देखिए जीटीएच का, गैनोडोट्रोपिक हार्मोन, ये जनन अंग का नियंत्रण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एलटीएच, इसके बाद शिशु हेतु दुग्ध स्राव का काम ये करता है। इसका नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये शिशु हेतु दुग्ध स्राव का काम करता है। एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये जल संतुलन को बनाए रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सब में होता है। इसमें क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। काम क्या है इसका? कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र कर देता है, हड्डियों और बाल का विकास करता है थायरोक्सिन, जनन अंगों के जो है सामान्य कार्य को नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि के साथ जन संतुलन बनाए रखता है। तो ये थायराइड ग्लैंड का काम है। अगर ये हार्मोन के संतुलन में अगर गड़बड़ हो गई और थायरोक्सिन की कमी होने लगी, तो इसे जड़ मानवता होगी, ये बच्चों में होती है। थायरोक्सिन की कमी से जो रोग होता है जड़ मानवता, ये बच्चों में होता है। शारीरिक एवं मानसिक रोग अवरुद्ध हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जन्मे बच्चों में थायराइड का टेस्ट जनरली होता है, या कभी कभी नहीं भी किया जाता है। जनरली जो है ये जड़ मानवता बच्चों में होता है। अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई तो जड़ मानवता हो जाएगी, इससे शारीरिक और मानसिक रोग होगा। शारीरिक और मानसिक रोग अवरुद्ध नहीं होगा, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है मिक्सडिमा। अब इससे जो बच्चा जब है यौवन अवस्था में आता है, तो इससे भी रोग होता है। क्या होता है? मिक्सडिमा। यौवन अवस्था में ये रोग होता है। हृदय स्पंदन, रक्तचाप, ये सब कम हो जाता है। उसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म। लंबे समय से हार्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है। इसमें गूंगापन और बहरापन होने के चांसेस होते हैं। घेंघा, ये भी थायराइड की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि के में वृद्धि हो जाती है। अगर थायराइड अधिक हो जाए तब क्या होगा? तो टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, स्पंदन तीव्र हो जाती है। ये टॉक्सिक ग्वाइटर जो है, ये क्या है? मिक्सडिमा का एक पोजीशन। मिक्सडिमा में क्या होता था? यौवन अवस्था में
हृदय स्पंदन और रक्तचाप दोनों कम हो जाता था, यहाँ दोनों बढ़ जा रहा है क्योंकि यहाँ अधिक हो जा रहा है। कम जाएगा तो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है एक्सोथैल्मिया, ये आँख का फूलना, आँख बुरी तरीके से सूज जाती है इसमें, तो ये कुछ रोग होते हैं। तो ये 9 पेज का नोट्स आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा समय लग ही जाता है छांट छांट के लिखने में, और काफ़ी सारे काम भी होते हैं। डे 27 के लिए देखिए मैंने ब्लैंक पेज छोड़ा है। डे 27 जीव विज्ञान का अंतिम भाग है, और इसके खत्म होते ही लूसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगभग खत्म हो जाएगा। समसामयिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे या कुछ लूसेंट से मिला जुला के पढ़ेंगे, तो तैयार रहिए। और हाँ, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें से जाके जरूर पढ़ लीजिए। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वह आएगा स्पेक्ट्रम का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट के। 36वां चैप्टर आज चलेगा, और ये 1000 पन्ने की बुक खत्म हो चुकी है, नोट्स भी रेडी है, हम लोग जल्द ही इस पर जो है काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और बने रहिए ऐसे ही चैनल। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।